Now, before heading towards the electrolysis process, we must aware about these both terms, the electrolytes and the non electrolytes. जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने उसमें एक वर्ड यूज़ किया था इलेक्ट्रोलाइट का. मैंने बोला था इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के डिकम्पोज हो जाते हैं. अब कौन कौन से कंपाउंड्स इस दुनिया में ऐसे हैं जिसको मैं रिकग्नाइज कर सकूंगी, एनालाइज कर सकूंगी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, कि इसके अंदर ये टेंडेंसी है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकेगा. तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन पूछूं कि भाई ये कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है और ये कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, बशर्ते के अपनी मॉल्टन कंडीशन में या तो अपनी एक्वस कंडीशन में. दीज टू थिंग्स आर द मैंडेटरी. अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकेगा. फॉर एग्जाम्पल जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि वो अपनी एक्वस कंडीशन में हो या तो अपनी मॉल्टन कंडीशन में हो. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्वस कंडीशन एंड व्हाट इज मॉल्टन कंडीशन. सही है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, पास इलेक्ट्रिसिटी in their molten and aqueous state. अच्छा, ना व्हाट इज मॉल्टन स्टेट. देखिए मॉल्टन स्टेट वो स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सॉलिड कंपाउंड की, वो स्टेट जो उसको हीट करके लिक्विड में बना दी गई हो. यानी कि पहले वो सॉलिड था लेकिन हमने उसे हीट प्रोवाइड की और उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी सच स्टेट यानी कि उसकी वो स्टेट में कहूँगी कि इट इज़ मॉल्टन स्टेट ऑफ इट, यानी कि इसको हीट प्रोवाइड करके इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ये बात हो गई. ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास तो करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो वो अपनी मॉल्टन स्टेट में हो या तो एक्वस स्टेट में हो. नाउ व्हाट इज एक्वस स्टेट. एक्वस स्टेट यानी कि एक्वस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब भी सॉल्वेंट वाटर हो, तो मैं कहूँगी ये एक्वस सॉल्यूशन है. अगर आपने मतलब कोई भी चीज़ डिजॉल्व आप वाटर में करो ना, तो मैं बोलूँगी कि ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है ये एक्वस सॉल्यूशन है. तो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि मैंने अभी बताया कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन अपनी सिर्फ मॉल्टन स्टेट में या तो अपनी एक्वस स्टेट में. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कि कौन कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं. सबसे पहले तो तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप सब अपनी लैब में पढ़कर आ चुके होंगे. सबसे पहले तो सबसे खतरनाक एसिड जो आपकी टीचर ने हमेशा आपको बताया होगा लैब में भी कि इससे दूर रहा करें, इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, इट इज़ वेरी हार्श एसिड, वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ वेरी कंसनट्रेटेड एसिड. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. द सेकेंड वन इज HCl. HCl is also one of the strong acids, so it is also one of the good electrolyte यानी कि जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस पर टूट जाएगा. तो जाहिर है हम HCl में से अगर पास करेंगे तो ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से अपना आइंस में टूट जाते हैं, तो ये इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. अच्छा, द क्वेश्चन इज, सही, अब एक क्वेश्चन है कि क्यों ये ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि वो अपनी एक्वस स्टेट में ही हो या अपनी मॉल्टन स्टेट में ही हो तभी वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा. कभी सोचा है कि व्हाई इट इज़ मैंडेटरी, ये अपनी सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करते. देखें, जब भी कोई कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. सही है, आइंस की बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो टूट नहीं सकते. देखिए, कहते हैं ना यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, के इत्तेहाद में बरकत है. जितने ज़्यादा आप में यूनिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी. कोई भी थर्ड पर्सन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. सेम एज कि जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जो कि हमेशा स्ट्रांग होती है सॉलिड स्टेट में. अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़कर आ चुके हैं. मैंने बताया था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिर लिक्विड में उससे थोड़े लूजली बाउंड होता है और फिर गैस में सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं. तो जब भी वो कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो उसमें सब पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं. उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है,
जिसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाते इतनी इजीली। लेकिन जब उसको उसकी मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देते, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते, तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थोड़ी वीक हो जाती हैं, और जब फिर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से आइंस की मूवमेंट पॉसिबल होती है। पहले वो इतनी टाइटली पैक्ड होते कि मूवमेंट मुमकिन ही नहीं होती, लेकिन जब हमने उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जिसमें उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थोड़ी वीक हो गई, वो एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए और उनके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो अब एक दूसरे से मतलब मूव कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था ना, वाइब्रेशनल फोर्सेस होती हैं सब सॉलिड में, उनमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है। So this is the reason कि molten and liquid state is the best state to pass the electric current from the electrolyte. Now the second example for the electrolyte are the strong bases. जितने भी strong bases होते हैं वो भी the best electrolytes होते हैं। Now strong bases में आप सब पढ़कर आ चुके हैं। सबसे पहले NaOH, sodium hydroxide is the strongest base. It is one of the strongest electrolyte as well. Now the second is KOH, potassium hydroxide is also the strong base and strong electrolyte as well. ठीक है, तो जितने भी strong acids होंगे, जितने भी strong base होंगे, वो strong electrolytes होंगे. Now the third is the salts of strong acid and bases. यानी कि जो सॉल्ट्स बनते हैं, आपको पता है सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, तो कह रहे हैं कि एसिड और बेसिस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो बनते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन मेक श्योर सॉल्ट्स कौन से वाले, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने हो, वो ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि NaCl, it is salt but it is formed by the neutralization reaction of both the strong acid and the strong base as well. ये जो Cl है ये HCl से आया है, strong acid से आया है, ये Na जो है ये NaOH से आया है, strong base से आया है, तो इसके जो दोनों components हैं वो strong acid और strong base से आए हैं, so it is called strong salt। और strong salt है तो strong electrolyte भी है। अच्छा मेक श्योर ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंपोनेंट ही सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आए। अगर सिर्फ एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और दूसरा वीक एसिड से आया है तो तब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है बट वीक बेस से आया है तो वो तब भी स्ट्रॉन्ग होगा। बस मेक श्योर एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस सॉल्ट का, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल द सॉल्ट्स दैट आर फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? यही इलेक्ट्रोलाइट का आप रिवर्स कर दें, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सके मॉल्टन कंडीशन में या एक्वस कंडीशन में, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर शुगर। शुगर इसलिए नहीं करवाती क्योंकि वो अपनी सॉलिड स्टेट में होती है, और उसके बाद है बेंजीन and petrol. These are the some examples of the non-electrolytes which do not have the tendency to pass electric current from them. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट का और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो अब हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो होता क्या है बेसिकली, वो पता होगा तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना समझ आएगा। थैंक यू।